हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिहारी कंपटीशन में। तो अभी वर्तमान समय में जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें जो मुख्य रूप से जो साइंस का पार्ट है उसमें देखने को मिल रहा है कि जो भी क्वेश्चन साइंस का आ रहा है वो फुल्ली एनसीईआरटी बेसिस पे और कॉन्सेप्ट बेसिस पे पूछा जा रहा है। तो उसी के परिदृश्य को देखते हुए हम यहाँ पे अभी एनसीईआरटी का एक सीरीज स्टार्ट किया है। तो उसका ये फर्स्ट क्लास है और शुरू किए हैं क्लास 9 से। तो क्लास 9 का अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो पदार्थ की अवस्था है, तो पदार्थ की अवस्था में हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, और इसके अलावा 2 और अवस्था है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं कि ठोस के बारे में तो हम लोग मुख्यतः जानते ही हैं कि ठोस का एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं एक टॉपिक की जो है विसरण। तो हम लोग जानते हैं कि जो ठोस में है वो विसरण नहीं होता है, क्योंकि विसरण क्या है, दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिल जाना विसरण कहलाता है। तो विसरण ठोस में नहीं होता है। विसरण कहाँ होता है? तो विसरण द्रव में होता है, गैस में होता है। सर्वाधिक विसरण जो है वो गैस में होता है। इसी कारण से जब खाना बनता है तो उसमें जो तापमान जब उसमें जितना वृद्धि करेगा तो उसका विसरण और अधिक होता है। तो इसी कारण से गर्म खाना का सुगंध आसपास में फैल जाता है। अब दूसरा टॉपिक है संपीड़न। तो ठोस में संपीड़न नहीं होता है। संपीड़न क्या होता है? तो संपीड़न को हम जानते हैं, यहाँ पे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये हम लोग जानते हैं। और बाहरी बल के कारण जब ये कण समीप आ जाते हैं तो इसको संपीड़न कहा जाता है। लेकिन ठोस, जैसे कोई पत्थर है, उसको हम कितना भी दबाएं तो वो समीप नहीं आ सकता है, तो उसमें संपीड़न का गुण नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन में एनसीईआरटी में दिया गया है कि एक्सेप्शन में स्पॉन्ज है। एक्सेप्शन में स्पॉन्ज है जो कि ठोस है, लेकिन हम स्पॉन्ज को अगर उसको हम दबाएंगे तो वो क्या होगा, वो उसका आकार बदल जाएगा और फिर से वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो एक्सेप्शन में आता है स्पॉन्ज जिसमें संपीड़न का गुण है लेकिन फिर भी वो ठोस है। तो यहाँ पे हमको ये याद रखने की जरूरत है कि स्पॉन्ज जो कि ठोस है लेकिन फिर भी इसमें संपीड़न होता है, लेकिन हम जानते हैं कि ठोस में संपीड़न नहीं होता है। अब बात करते हैं रबर भी ठोस है, लेकिन हम जानते हैं कि ठोस जो होता है उसको हम ठोस का क्या होता है कि उसको हम आकार नहीं बदल सकते हैं। अगर ज्यादा उस पर दबाव डालेंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, रबर को हम जो घिंचेंगे तो वो क्या होगा, वहां पे उसका आकार बदलेगा, लेकिन फिर भी ये क्या है, ठोस है। तो ये दोनों एग्जाम्पल को हमें याद रखने की जरूरत है, एक रबर और एक स्पॉन्ज, जो कि एक एक्सेप्शन केस में है, जो कि ठोस होते हुए भी इसका रूल को ये फॉलो नहीं करता है। अब बात करते हैं द्रव पे। तो द्रव का क्या है कि इसका आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब कैसे? तो द्रव का क्या है कि जैसे कि आप बाल्टी में रख दिए तो बाल्टी का आकार का हो गया, किसी जग में रख दिए तो जग का आकार का हो गया। तो उसका क्या होता है कि आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है कि हाँ, इसका आयतन है कि निश्चित है। अब बात करते हैं कि द्रव में क्या होता है कि बहाव की स्थिति होता है। कोई भी द्रव हो, चाहे वो तेल हो या पानी हो, तो उसमें बहाव की स्थिति होता ही है। अब बात करते हैं ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। अब देखिए, ठोस में तो संभव विसरण नहीं हो सकता है, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार का जो भी, जैसे पत्थर है, पत्थर को ले ले हम, एक तरफ लोहा को ले ले, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, नहीं। लेकिन उसी लगे बात करें कि विसरण, जैसे ठोस है, कोई भी अगर ठोस का विसरण पूछेगा कि ठोस का विसरण किसमें संभव है, द्रव में संभव है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि एक ऑक्सीजन और CO2, ये हम लोग जानते हैं कि जो जल होता है, जल तो हम लोग जानते हैं, तो जल में क्या होता है कि ऑक्सीजन और CO2 उसमें स्वतः घुला हुआ होता है। इसी कारण से हम देखते हैं कि जो पानी में है, मछली सांस ले पाती है, तो मछली क्या होता है कि वहां पे तो जो भी है गिल्स के सहारे जाता है, तो वहां पे वो पानी में भी उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। और जो पेड़ पौधा होता है, मुक्त जो शैवाल वगैरह होता है, तो जो भी पानी के अंदर जो पौधा होता है उसको CO2 चाहिए, तो वहां पे क्या होता है कि वो पानी के सहारे से ही वहां पर CO2 ले पाता है। तो ये जानते हैं कि जल में CO2 और O2 दोनों उसमें स्वतः घुला हुआ होता है। तो ये एनसीईआरटी का जो ये टॉपिक सब है, यही टॉपिक सब आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो ये जो भी जलीय जंतु है और पौधा है, तो ये अब आते हैं गैस। तो गैस का क्या होता है कि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका कोई आकार भी नहीं होता है और नहीं कुछ आयतन होता है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर पे भी लेते हैं तो जो जैसे कि CNG है, LPG है, O2 सिलेंडर है, तो उसकी मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है, उसमें जो जाता है तो उसको स्वतः जिस प्रकार का सिलेंडर में रखेंगे वो उस प्रकार के आकार में ढल जाएगा। तो
तो यहाँ पे बात करते हैं गैस की। तो गैस में तो नहीं तो इसका आकार निश्चित है और नहीं आयतन निश्चित है। अब बात करते हैं संपीड़न की। तो संपीड़न सबसे अधिक गैस में ही होता है। तो सबसे अधिक संपीड़न गैस में होता है। संपीड़न कहाँ नहीं होता है? तो ठोस में नहीं होता है। अब बात करते हैं जो संपीड़ित है, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, ऑटो सिलेंडर, तो ये सब जो है ये सब संपीड़ित, यानी संपीड़ित मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड, यानी कंप्रेस्ड। तो यहाँ पे जो सिलेंडर में ये पैक होता है, जैसे कि सीएनजी का हम लोग जानते हैं प्रॉब्लम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसमें ऑटो सिलेंडर, जैसे कि जो हम लोग सांस लेने के लिए जो हॉस्पिटल में दिया जाता है, वहां पर ऑक्सीजन होता है और उसके साथ मुख्य रूप से जो है हीलियम मिलाया जाता है। अब गैसों की जो अवस्था में गति अनियमित होता है और इसी कारण से अत्यधिक तीव्र गति होती है। तो जो गैस की अवस्था है उसमें गति अनियमित होता है और इसी कारण से उसमें जो गति है वो अधिक तीव्र मात्रा में होती है। अब बात करते हैं एक जो ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाएं पाया जाता है, वो कौन सा एलिमेंट है? तो यहाँ पर बात करते हैं जल की। तो जल को हम देखते हैं क्या है कि जल जब वाष्प में बनता है तो एक गैस का रूप लेता है, जल खुद एक जो द्रव है, और जल जब बर्फ का रूप लेता है तो एक ठोस का रूप पकड़ लेता है। तो जल को तीनों अवस्थाओं में देखा जा सकता है कि ठोस, द्रव और गैस। दृढ़ता की, तो पदार्थ का वह गुण जो उसे बाहरी बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश करता है। अब जैसे बात करें ठोस, तो पत्थर एक ले लेते हैं। तो पत्थर में हम अगर कितना भी बाहरी बल लगा दें फिर भी वो अपना आकार नहीं बदलता है। हाँ, अगर ज्यादा बल लगता है तो वो टूट जाता है। तो इसी को कहते हैं दृढ़ता, कि वो अपने आकार, जो वास्तविक आकार है, उसमें परिवर्तन न लाने दे। तो यही होता है दृढ़ता। अब बात करते हैं संपीड़ितता की। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बाहरी बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। अब क्या है ये? जैसे कि अब जो भी पदार्थ है उसके बीच तो रिक्त स्थान होता ही है। तो जब उसको हम दबाएं तो जो वो कण है वो समीप आ जाता है, इसी को संपीड़ितता कहते हैं। जैसे हम बात किए हैं इससे पहले ठोस में स्पॉन्ज की। तो स्पॉन्ज क्या है? ठोस है, फिर भी उसमें संपीड़ितता है। और संपीड़ितता क्या है कि जो भी कण होता है उसके बीच में रिक्त स्थान होता है और उसको दबाने पर दब जाता है। तो ठोस का ज्यादा गुण नहीं है कि वो आकार में परिवर्तन ला सके, फिर भी जो ये स्पॉन्ज है ये एक्सेप्शन में है। अब बात करते हैं तरलता की। तो पदार्थ की बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। जैसे तरलता कोई भी, जैसे द्रव को ले लीजिए, तो द्रव है, गैस है, तो ये सब में एक बहने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन उसी में बात करें ठोस की, तो ठोस क्या होगा? वो उसको हम नहीं बहा सकते हैं। तो ठोस का एक निश्चित आकार होता है, तो इस कारण से नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर तरलता जो है वो द्रव और गैस दोनों में होता है। लेकिन गैस की तरलता सबसे अधिक होती है। यहाँ पे बात करें तो गैस की तरलता जो है द्रव की अपेक्षा अधिक होती है। ये पॉइंट बहुत गौर करने वाली है, क्योंकि अगर तरलता की बात करें तो सबके मन में एक ही चीज आता है कि द्रव, जैसे जल। लेकिन गैस की तरलता, जल जो यानी कि द्रव होता है, उससे भी अधिक गैस की तरलता होती है। अब बात करते हैं कि तापमान परिवर्तन के प्रभाव, जो भी यानी कि जो ये तीनों अवस्था है, इस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले टॉपिक बात करते हैं गलनांक पर। तो जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसी को कहते हैं गलनांक। क्या समझे? जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसको कहते हैं गलनांक। जैसे कि हम बात करें बर्फ से जल बनता है, तो जो बर्फ से जल बनता है वो कितना डिग्री पर पिघलता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और वही जो बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन होता है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है। और तापमान का जो एसआई मात्रक होता है, जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक में जो इसको माना गया है, तो तापमान का केल्विन ही होता है, वहां पर डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो एसआई मात्रक होता है तापमान का, वो केल्विन ही होता है। अब बात करते हैं ठोस में तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जो भी ठोस होता है, जो हम लोग जानते हैं, जो धातु है वो भी ठोस है, पत्थर है वो भी ठोस है, तो उस पर अगर हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाता है। अब बात करते हैं संगलन। देखिए, संगलन और गलनांक दोनों में थोड़ा कहीं अंतर है। अब देखिए वो क्या है। समान तापमान पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। अब देखिए, ठोस से द्रव अवस्था में तो यहाँ गलनांक में भी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है संगलन में कि जो भी वहां पर जो ठोस से द्रव में होगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, तापमान जो है वो निश्चित ही होगा। तो समान तापमान पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। तो गलनांक और संगलन में अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो बताई दी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है, और तापमान का जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो होता है ऐसा यूनिट वो होता है केल्विन।
अब बात करते हैं कि 0 डिग्री पर जल की कणों की ऊर्जा जो है वो बर्फ की कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब ये क्या है, जैसे कि हम बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर बर्फ भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल जो है बर्फ में बदल जाता है और बर्फ ही जल में बदलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो 0 डिग्री पर है बर्फ अगर रहेगा और जल रहेगा तो किसकी ऊर्जा अधिक होगी, तो यहाँ पे होगा कि जल की ऊर्जा अधिक होगी। वन लाइनर ये सब याद रखने की चीजें हैं। अब बात करते हैं क्वथनांक। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो चावल बनाने से पहले क्या होता है कि जो पानी रखा जाता है तो एक निश्चित तापमान पर आने के बाद वो क्या होता है, उबलना स्टार्ट होता है। तो उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। तो जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी को अगर केल्विन में बात करें तो केल्विन में 373 केल्विन होता है। और देखिए, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जल का जो क्वथनांक होता है तो वहां पर जो जल होता है उससे अधिक ऊर्जा भाप में होता है। भाप में क्यों होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अवशोषित रहती है। तो उसमें गुप्त ऊष्मा के कारण भाप में अधिक ज्वलन महसूस होता है अपेक्षा जो गर्म पानी होता है उबलता हुआ उसकी अपेक्षा। अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में जो ठोस जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में और पुनः ठोस अवस्था में बदलने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चूंकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है यहां से, लेकिन यहां पे एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो ठोस होता है वो द्रव अवस्था में आए हुए बिना वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और पुनः वो गैस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चूंकि हम यहाँ एनसीईआरटी बेसिस को मान को पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी में जो दिया गया है वही बता रहे हैं। इसमें आता है कपूर, अमोनिया क्लोराइड और इटसीज में बहुत सारा चीज बहुत जो इसमें है आगे आता है। अब आते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। जो दाब का परिवर्तन जो दाब है, दाब का प्रभाव इस अवस्थाओं पर क्या पड़ता है उसको देखते हैं। दाब बढ़ने और तापमान घटने से द्रव गैस अवस्था में बदल जाती है। क्योंकि दाब बढ़ाएंगे और तापमान घटाएंगे। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट को समझिए, दाब बढ़ाने पर और तापमान घटाने पर जो द्रव होता है वो गैस अवस्था में बदल जाता है। ये सब वन लाइनर चीजें हैं। अब आते हैं जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। जो कि हम जानते हैं कि जो ठोस CO2 होता है उसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। और उस जो शुष्क बर्फ होता है वो क्या होता है, जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है तो ठोस CO2 सीधे गैस में बदल जाता है, इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये टॉपिक ये जो लाइन है ये सब एनसीईआरटी में सीधे दिया गया है, तो इसको हम पॉइंट आउट किए हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे है कि एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो गैसीय दाब मापने का मात्रक होता है एटमॉस्फेयर। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। चूंकि हम जानते हैं कि दाब का ऐसा मात्रक क्या है, पास्कल है, तो उसी को हम यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल दिए गए हैं। तो आशा करते हैं कि जो अभी समझाया है ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।